everybody. I hope everybody is doing fine. So we are going to start unit 4K PYQs, which is perception, learning, memory and forgetting. And the first important thing which I want to tell you, जो मेरे पास काफ़ी लोगों के डाउट्स आए हैं इन पर्सन एंड इन यूट्यूब कमेंट्स ऑल्सो, वो ये थे कि मैम आप कौन से PYQs करा रहे हो हर यूनिट के। तो गाइज अभी तक गेट साइकोलॉजी का पेपर ज़्यादा बार हुआ नहीं है। इट हैज़ हैपेंड ओनली फॉर 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 21, 22, 23 एंड 24। आई मीन 2000, 2021, 2022, 2023 एंड 2024। तो जो लोग भी इसे रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये है कि ये जो अभी तक के चारों पेपर्स हुए हैं, I have taken all the PYQs of particular unit from all the 4 papers. ओके, सो इफ़ यू आर डूइंग दिस, आपका कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। यू विल बी डन विद द होल साइकोलॉजी पेपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड PYQs पर्टिकुलर साल के नहीं है, बिकॉज साल में तो बहुत कम आते हैं ना, और उतने पेपर्स हुए नहीं हैं। तो अब तक जितने भी पेपर गेट के साइकोलॉजी के थ्रू रिलीज़ हुए हैं उनके सारे ये क्वेश्चन हैं। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू, फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग लाइव और रिकॉर्डिंग टू। ठीक है, क्लियर है ना? जस्ट गिव अ थम्स अप। Okay, thanks guys. Chalo, we'll start with unit 1. First question says that which of the following properties of sound is similar to the hue of light? Why guys? Why? Okay, so see, hue क्या होता है? Anybody can tell me what is hue? Okay, I got an answer. One answer correct. Can tell me anybody hue क्या होता है? You can just type what is hue. Color. Very good, Anushka. Hue is color. Okay. Color is basically which tells about कि रंग है क्या, या लाइट जो है रेड ग्रीन येलो ब्लू वो क्या है, दैट इज द कलर। तो सिमिलरली वेन एवर वी आर, इट्स बेसिकली ए काइंड ऑफ जैसे हम जनरल एप्टीट्यूड्स में नहीं करते कि दिस इज टू दिस वॉज, वैसा टाइप का क्वेश्चन है। अगर साउंड की हम बात करेंगे, सो दैट विल बी पिच इज द फ्रिक्वेंसी कि आवाज़ कितनी तीखी है, दैट विल टेल यू कि आवाज़ कैसी है। जैसे मेरी एक आवाज़ है, मेरी एक सर्टेन साउंड है, सो यू कैन रिकॉग्नाइज कि ओके दिस इज़ हर वॉइस। आप लोगों के फ्रेंड्स की, मम्मा के, पापा के, आसपास सब लोगों की एक पर्टिकुलर पिच है बात करने की, और वो ही रहती है। अब आई विल टेल यू कैसे, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि और ऑप्शन क्यों नहीं है। जैसे कलर है तो रेड येलो ग्रीन होगा कलर, ये तो बेसिक चीज़ है ना। उसके बाद हम बात करते हैं चीज़ों की, जैसे टिम्बर है, टिम्बर विच टॉक्स अबाउट द क्वालिटी, ओके, और द वैरायटी विच वी से दैट। जैसे कि टिम्बर क्या बात करता है, जैसे कि पियानो से जो आवाज़ निकलती है वो एक अलग होती है, कीबोर्ड्स की आवाज़ अलग है, गिटार की आवाज़ अलग है, तबले की आवाज़ अलग है, वो एक टिम्बर की बात कर रहे हैं। या कई बार जो फटे हुए स्पीकर्स हैं उसकी आवाज़ आती है, इस तरह से। लाउडनेस होता है तेज़। अब एक बात बताओ, क्या मेरी आवाज़ या आपकी आवाज़ लाउड नहीं हो सकती, या कम लाउड नहीं हो सकती है ना। जस्ट लाइक दैट कलर में अगर हम सेचुरेशन हम ज़्यादा कर देते हैं कलर का, तो वैसे कलर का सेचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं अभी इस स्पीड से बोल रही हूँ, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे मुझे चिल्लाना पड़े, तो वहाँ पे मेरी जो लाउडनेस है वो बढ़ेगी। डेफिनेटली लाउडनेस के साथ थोड़ी पिच बढ़ती है, बट स्टिल मेरा एक पिच ऑफ साउंड है जिसमें मैं बात करती हूँ और वही रहता है। हैव यू सीन सम पीपल हु टॉक वेरी सॉफ्टली? कुछ लोगों की बहुत तीखी आवाज़ होती है, कुछ लोगों की थोड़ी यू नो उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी मोटी होती है। दैट इज़ वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड प्योरिटी तो होता है बेसिकली नॉइज़ की बात हम करते हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, लेट्स से जिसका कनेक्शन सही नहीं है उसको मेरी आवाज़ में थोड़ा कटपट आ रहा होगा, दैट इज़ नॉट द प्योर विच वी आर सेइंग टू। जैसे जैसे कि हम कलर में देख रहे हैं, तो जैसे रेड कलर है बट उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गंदगी चल रही है, ये उस वजह से वो कलर कम हो गया। तो ये हम बात करें, सो पिच जिसे कि हम फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, ओके। In this is what is the correct answer. It was a 2021 paper MCQ 1 marker question. Okay, and most of you got it wrong, so try to mark it. Okay, just write the serial number till 17 and just tick and cross that what you have got. And if you feel ki it is good to share, you can share it to me, not like in with everybody, but in person with me in my WhatsApp, so that I can know that how you are doing or what you can do further. Chalo, let's move on without wasting further time. Question number 2, which is a very direct question, जो मैंने बताया था आपको क्लास में, that what are the depth cues in the first column, and then you have to describe or to have to match the description in the second column. It's very direct. चलो, अभी people are joining in अभी.
हु आर ज्वाइनिंग लेट गाइज, डू वॉच द रिकॉर्डिंग बाद में, ठीक है? Quick, it's very easy question. It is an MCQ of 2 marker. So if you get it right, you get 2 marks. Okay, match the following हमेशा आपने क्रॉस चेक करना है पेपर में, मेक श्योर. Okay, I've got most of the right answers for this. So aerial perspective मैंने क्या बताया था? Aerial is related with air और हवा, which basically talks about कि जितना दूर कोई चीज़ है उतनी ज़्यादा वो अनक्लियर दिखेगी. जैसे कि माउंटेन्स है, जितने पास के माउंटेन्स हैं उतने साफ दिखेंगे, जितना दूर का माउंटेन है उतना ज़्यादा ब्लरी दिखेगा. ये इमेज आई थिंक मैंने स्लाइड में भी यही इमेज लगाई थी, बाय को इंसिडेंस यही इमेज थी. सेकेंड इज वॉज द मोशन पैरालेक्स. मोशन पैरालेक्स क्या होता है? जब हम गाड़ी में चल रहे होते हैं एंड वी फील लाइक कि जो मेरे पास की चीज़ है, जो मेरे क्लोज की चीज़ है, वो मेरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है? इन कंट्रास्ट ऑफ इट, जो मेरे से दूर की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है और मेरे साथ चल रही है. ओके, देन वी हैव कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस विल टॉक अबाउट द इनवर्ट टर्निंग ऑफ द आइज दैट ऑकर्स व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू यू, ठीक है? जितना जितना आप पास की चीज़ देखोगे, हम बोलते हैं नोज़ को देखोगे तो आपकी आंखें एकदम और ज़्यादा जो आपके सर्कल्स हैं वो एकदम पास हो जाएंगे, दैट इज़ योर कन्वर्जेंस. और जितना दूर का देखोगे उतना डाइवर्ज हो जाएंगे. देन लीनियर पर्सपेक्टिव विच इज़ पैरेलल लाइंस जो होती हैं, अगर वो बहुत दूर तक, जैसे हमने रेलवे ट्रैक का एग्जांपल देखा कि पैरेलल लाइंस होती हैं, लेकिन अगर हम उसे ऐसे देखते हैं खड़े होकर तो हमें लगता है कि वो बहुत दूर पर कहीं पर मर्ज हो रही हैं, बट हम जितना चलते जाएंगे वो उतना मर्ज हमें लगेगा कि वो नहीं हो रहा है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. जिसने भी कहा था, आई गॉट आई थिंक 1-2 रॉन्ग क्वेश्चंस, अदरवाइज एवरीबडी वाज राइट. ओके, किसी को कोई डाउट है ना बीच में, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड टाइप द डाउट सो दैट आई कैन नो कि हाँ आपको डाउट है, अदरवाइज आई एम जस्ट मूविंग ऑन, ठीक है? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. मैच द कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट कॉलम विद देयर डिस्क्रिप्शन इन द सेकेंड कॉलम. चलो मैं आपको हिंट देती हूँ. व्हाट इज इट अबाउट? इट इज़ अबाउट द 7 सिंस ऑफ मेमोरी विच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास और इन द लास्ट टॉपिक. आई थिंक यही था 7 सिंस ऑफ मेमोरी. और मैंने कहा था कि बस डेफिनेशन याद रखना. एक्चुअली आयुषी, सम यूनिट्स आर काइंड ऑफ मिक्सड अप. तो उसी तरह से ये भी जो है परसेप्शन में हम देखते हैं ना, हम चीज़ों को परसीव करते हैं. आवाज़ आना ही तो काफ़ी नहीं है, बायोलॉजी काफ़ी नहीं है, उसकी परसेप्शन काफ़ी है. तो इट इज़ समवट इन बोथ द यूनिट्स, बट इट इज़ मोर रेलिवेंट टू दिस यूनिट, इसलिए मैंने यहाँ रखा है. नो प्रॉब्लम आयुषी, इट्स टोटली फाइन. चलो इसका बताओ. अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, एंड इफ एनीबडी डू नॉट इवन रिमेंबर देन देर इज नो प्रॉब्लम. आप इसमें ऐसे गेस करके बता सकते हो, बिकॉज सम वर्ड्स आर वेरी इजी. आई होप एवरीबडी कैन सी द ऑप्शंस नाउ. ओके, आई गॉट फ्यू आंसर्स. चले आगे देखें क्या है आंसर. ओ, इट वॉज ऑल्सो एन MCQ एंड इट्स अ 2 marker क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज योर ट्रांजियंस. ट्रांजियंस क्या होता है? जो हम बेसिकली डीके थ्योरी जो होती है ना, वो ट्रांजियंस की बात करती है, विच टॉक्स अबाउट कि मेमोरी को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो, या फिर नॉर्मली भी वो कुछ टाइम के बाद भूलती चली जाती है, हम कम हो जाते हैं. जैसे आपने अभी जो याद किया है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे. तो आप जो 6 महीने बाद आप हो सकता है आपको याद न रहे जो आपने पढ़ा था. देन यू हैव मिस एट्रीब्यूशन. ये बहुत आसान है. एट्रीब्यूट करना होता है कि हाँ इसने ये चीज़ करी है. मिस एट्रीब्यूशन है कि आपसे गलत एट्रीब्यूट हो जा रहा है. आप मेमोरी का सोर्स जो है वो सही पता नहीं है आपको, कि आपने कहाँ से पढ़ा था या कहाँ से आपने देखा था, वो आपको याद नहीं है. इसके अलावा क्या है? एब्सेंट माइंडनेस. एब्सेंट माइंडेडनेस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि आपका माइंड एब्सेंट है व्हेन यू आर स्टडिंग और लिसनिंग टू एनीथिंग. जब आप पढ़ रहे थे या कुछ देख रहे थे, उस टाइम पर आप जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, आपका उस समय उस पर ध्यान नहीं था, विच मीन फॉरगेटिंग द कॉज्ड बाय लैप्स इन अटेंशन. आपके पास अटेंशन उस काम पे नहीं था. जैसे अभी हो सकता है अचानक से कुछ मम्मी पापा या भाई बहन कुछ बोले आपसे, तो उस दौरान की जो वर्ड है वो आप मेरे से सुन ना पाओ. वो इसलिए नहीं कि आपने याद नहीं किया, वो इसलिए कि आपका उस टाइम माइंड एब्सेंट है. देन परसिस्टेंस क्या होता है? हम किसी चीज़ को भूलना चाहते हैं लेकिन हम उसे भूल नहीं पाते, विच गिव्स यू आंसर ऑप्शन ए. ओके, then question number 4, that which of the following will hold true for learning acquisition curve drawn for a classical conditioning experiment on eye blinking as conditioned response that plots the learning over a number of trials. Now this is a question which is little bit tricky, and this is a MSQ. That means, what that means I hope you know till now what is an MSQ, and it is of a 2 mark. So if you get it wrong,
यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स फॉर दैट. सॉरी गाइस. चलो. No need to hurry. Try to read it with a very calm mind. Okay. बहुत ही माइनर सी गलती है जो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा है सही. बहुत माइनर है गाइज. यू कैन गिव द आंसर अगेन. बताओ बताओ, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. यू विल नॉट हैव सो मच टाइम इन एग्जाम. गाइज डू एटलीस्ट डू द गेस वर्क ना, सो दैट वी कैन मूव ऑन एंड फाइंड आउट कि आंसर क्या है. नो. अब आप बताओ, क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट या जो भी चीज़ें हैं वो इतनी इतनी सिंपल है आपके लिए. आप उस चीज़ को शायद पढ़ो भी ना तो आप सोचोगे मैं एग्जाम में कराऊंगा. क्वेश्चन वहीं से आया, बट यू आर नॉट गेटिंग द आंसर. आई हैव नॉट गॉट एनी सिंगल राइट आंसर टिल नाउ. ठीक है, चलो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है. पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है फॉर अ लर्निंग एक्विजिशन कर्व. लर्निंग एक्विजिशन कर्व मतलब समझते हो कि आप किसी चीज़ को लर्न कैसे कर रहे हो, याद कैसे कर रहे हो, विच इज़ ड्रॉन फॉर अ क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट. अब क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट तो आपको पता है ना क्या है, जो पैवलोव ने किया है. बट सेम एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टिमुलस चेंज कर दिए हैं. सो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट आई ब्लिंकिंग एज अ कंडीशन रिस्पॉन्स, जिससे आपको फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, बट फिर भी आई ब्लिंकिंग वहाँ पे क्या था, कोई मुझे बता सकता है पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था? किस चीज़ को मेजर कर रहे थे पैवलोव? नो बच्चा. Salivation. Salivation. Very good, Pragati. Very good, Isha. Salivation was the conditioned response, ना? We were doing that. Okay. अभी हम यहाँ पे ब्लिंकिंग चेक कर रहे हैं बिकॉज हम कंडीशन में यूजुअली हमेशा रिफ्लेक्सेस या ऐसी चीज़ें स्टडी करते हैं. ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये मैंने बताया भी था बिकॉज वी वी बेसिकली डू द व्हाट रिस्पॉन्सेज, वी डू द एलिसिट रिस्पॉन्सेज दैट प्लॉट्स द लर्निंग ओवर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स. जो लर्निंग को प्लॉट करती है, इट्स बेसिकली कि एक ऐसा प्लॉट है जो यहाँ पे लेट्स से कि लर्निंग को प्लॉट कर रहा है वाइज एक्सेस में, और यहाँ पे वो आई ब्लिंकिंग को प्लॉट कर रहा है. ठीक है, ठीक है, ये है. नाउ कन्फ्यूजन कहाँ हुई है मैं बताती हूँ. क्वेश्चन इज सेइंग द रेट ऑफ लर्निंग ऑन द अर्लियर ट्रायल्स इज मोर देन दैट ऑन द लेटर ट्रायल्स. ये बिल्कुल सही है. ये किसी भी चीज़ के लिए है. मुझे एक बात बताओ, वे जब मैं आपको एक यूनिट पढ़ाती हूँ, कोई भी यूनिट मैं आपको पढ़ाती हूँ, लेट्स से कि हम 4 की बात करें, यूनिट 4 में पढ़ाती हूँ. सबसे पहले मैं शुरुआत में जब आपको पूरा एक हफ्ते की क्लासेस लेके वो चैप्टर समझाती हूँ, तो तब लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है ना. तब बहुत मतलब रेट ऑफ लर्निंग तो बहुत ज़्यादा होता है देर ऑन द लेटर ट्रायल्स. अब वहाँ पे अगर आपको मतलब बहुत भी अगर मुश्किल लगी है यूनिट, हम मान के चलते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में, तो भी आपको 50% या 50% ऑफ चीज़ें लर्न होती हैं उस दौरान. उसके बाद आप क्या करते हो, और आप और दोबारा पढ़ते हो, फिर रिवाइज करते हो, फिर 10% ऐसे करके क्या होता है, धीरे धीरे जो आपकी लर्निंग का रेट है ना वो कम होता है, वो बढ़ता नहीं है. एक बच्चा शुरू में स्कूल जाता है, वो हर दिन ABCD सीख रहा है, उसके बाद बहुत मेजर चेंजेस नहीं आते हैं आपके. आप एक दिन स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या नया सीख के आते हो, कितने नए टॉपिक होते हैं जो सीख लेते हो, कम. सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हम पर्टिकुलर आई ब्लिंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा उस जानवर को या जिसको भी हम देख रहे हैं उसको पहले ज़्यादा लर्निंग होगी कि अच्छा, जैसे डॉग के बारे में हम बात करें, ओ बेल की वजह से खाना आता है, कितनी बड़ी लर्निंग हुई है डॉग को, आप ये सोचो. तो रेट ऑफ लर्निंग अर्लियर ट्रायल्स में ज़्यादा होगी. इसका थोड़ा ये हटाते हैं. ओके. देन सेकेंड, द लर्निंग कर्व इज नेगेटिवली एक्सेलरेटेड. एग्जैक्ट जो लाइन ए में लिखी है ना वही चीज़ बी में लिखी है. नेगेटिवली एक्सेलरेटेड क्यों है वो? क्योंकि वो जो उसका एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है. पहले वो बहुत ज़्यादा लर्न कर रहा है, फिर वो कम 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 धीरे धीरे लर्न कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नई चीज़ें लर्न नहीं हो पा रही हैं.
ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ लर्निंग इन लेटर ट्रायल्स विल बी मोर देन दैट ऑफ द अर्लियर ट्रायल्स, ये सही नहीं है, क्लासिकल कंडीशनिंग के हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया तो आप मेरी बात ना सुन रहे हो और आपने कुछ भी याद ना किया हो और बाद में आप ज़्यादा याद कर रहे हो, ये आपके लिए हो सकता है। बट क्लासिकल कंडीशनिंग क्योंकि इसमें स्पेशली मेंशन है, तो उस हिसाब से जो इंडिविजुअल या जो जानवर या एनिमल के साथ हम स्टडी करते हैं वो अर्ली फेजेस में ज़्यादा नई चीज़ें सीख लेता है, उसके बाद उसके पास लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद रेट ऑफ लर्निंग इज प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स, नो, ऐसा नहीं है। अगेन वही बात आ गई यहाँ पर कि स्टार्टिंग के ट्रायल्स में वो बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ कुछ सीख रहा है जो भी जानवर है, उसके बाद उसकी रेट ऑफ लर्निंग उतनी तेज़ नहीं है नंबर ऑफ ट्रायल्स में। जैसे हम डॉग की बात करें, वो बैल के साथ सलाइवा, बैल के साथ सलाइवा, वो पहले बहुत तेज़ तेज़ सीख रहा है कि यार जब भी बैल आ रही है खाना आ जा रहा है, जब भी बैल आ रही है खाना आ जा रहा है। फाइनल लर्निंग होने के बाद वो बहुत धीरे धीरे लर्न कर रहा है, बिकॉज उसको कुछ नया नहीं मिल रहा ना। अब द डॉग इज फेसिंग द सेम थिंग, खाना एंड सॉरी बेल एंड फूड, बेल एंड फूड। सो द आंसर इज ए एंड बी एंड इट वॉज एन MSQ। इट वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन बट ये बिल्कुल सही है, कोई आंसर की में कहीं कोई गलती नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर नहीं तो बताओ, अगर हाँ तो क्वेश्चन 5 का आंसर दो। विच टॉक्स अबाउट द 3 स्टेजेस मेमोरी की है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको बताना है क्या है। एंड मज़े की बात देखो क्या है, ये क्वेश्चन 2 मार्क में आया हुआ है। वेरी गुड। फर्स्ट इज इनकोडिंग, मैंने इनकोड किया इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे मिली, जैसे मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपने सुना। देन स्टोर किया मैंने किसी इन्फॉर्मेशन को बहुत देर के लिए, और उसके बाद जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी मैंने रिट्रीव किया। तो अभी आपका रिट्रीवल स्टेज चल रहा है, आपने जो भी याद किया है वो आप यहाँ पे आके मार्क कर रहे हो। चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यू हैड बीन ड्राइविंग अ कार विथ मैनुअल गियर फॉर 5 years. Now an interesting question again. Now recently you started driving a new car with an auto gear. Okay. Now if you are having any trouble, it is most likely due to what? Yes, so it's very very simple. आप कोई चीज़ पहले कर रहे थे बहुत सालों से, अब आपने कोई नई चीज़ करी और प्रॉब्लम आपकी पुरानी चीज़ से चल के नई चीज़ पे जा रही है। तो जब वो पीछे से आगे जा रही है तो उसे हम आगे फॉरवर्ड मूविंग कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इट्स करेक्ट, इट वॉज अ 1 मार्कर क्वेश्चन इन 2022 पेपर। चलो, अगेन दिस क्वेश्चन यू विल से कि मैम बायोलॉजी यूनिट का मिक्सअप है, तो हाँ ये वही है। दैट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, STM टू LTM। मैंने ये आपको बायो में भी पढ़ाया था, बायो में ही पढ़ाया था आई गेस, मैंने यहाँ तो बात नहीं करी इस यूनिट की, बट येस दिस इज़ देयर। ठीक है ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है करेक्ट। कोई ज़्यादा गणित नहीं है, डायरेक्टली हिपोकैम्पस विल बी द थिंग। मेमोरी की बात जहाँ पर भी होगी वी विल ओनली टॉक अबाउट हिपोकैम्पस। चलो, then question number 8, that which of the following statements is or are related to observational learning? J is or are लिखना clearly indicates that it is an MSQ and let's see कितने marks का है, it is of 2 mark. Anushka, you can read the options once again. I can give you another chance. I have got only one right answer, I guess. सो गाइज ये बहुत ज़्यादा बड़ी खूबसूरती है MSQ की कि अगर एक भी ऑप्शन आपने गलत किया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सो यू वेरी वेरी नाइसली हैव टू रीड द क्वेश्चंस। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप बोलोगे मैम सबसे इजी लर्निंग वाला टॉपिक है, कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। चलो, आई हैव गॉट 2 राइट आंसर्स, नो 3 नाउ। चलो, सो रिमेंबरिंग द स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क इज डेफिनेटली कैन बी अ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्योंकि उसमें आपको रिमेंबरिंग की बात करी है। टास्क आपने वो किया, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपने वो कैसे लर्न किया, बस दे जस्ट रिमेंबरिंग कि आपने स्टेप्स रिमेंबर करे हैं आपको टास्क करने के लिए, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। जैसे आप डांस सीखते हो है ना, किसी भी शादी के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, स्टेप्स आप याद कर लेते हो एंड देन यू डू इट। ओके, दैट इज़ एन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट है वो, क्योंकि उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आपने वो सीखा कैसे, तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सेकेंड, दे आर टॉकिंग अबाउट कि एक पर्सन को आता नहीं है किसी पर्टिकुलर यूटेंसिल से या फोक स्पून किसी चीज़ से भी खाना, तो वो दूसरों को वॉच करके कर रहा है, विच क्लियरली स्टेट्स एज अ बी ऑप्शन। सी इज सेइंग दैट अ पर्सन यूज चॉकलेट टू मोटिवेट हिज सन टू परफॉर्म द टास्क, सो दिस विल बी अ री इन्फोर्समेंट।
ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में आप चॉकलेट दे रहे हो, तो ये आंसर नहीं है। मुझे पता है बोलोगे मैम परफॉर्मेंस में यही तो होता है जब उसे रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन उसे रिवॉर्ड मिलता नहीं है। आपको मैं याद दिला दूँ, रिवॉर्ड उसने देखा है कि मिलता है, उसको नहीं मिलता। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात है। देन डी इज अ पर्सन इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द एक्शन आफ्टर यूइंग इट सिंपली। सो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, चलो, व्हेन लर्निंग समथिंग न्यू इम्पेयर्स द, हाँ यस परिणिका, यू वांट टू आस्क? Ma'am, but like in the option A, remembering the steps to perform a task, it is not clearly written like how the like you said. दैट्स It's वाई not इट कैन written बी, like how हाँ, the इट्स नॉट, task is done, हाँ like मैम, observing if others or not. हाँ हाँ मैं समझ गई, वही मैं बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में नहीं लिखा है तो हम उसे कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, रिसर्च मेथड का एक क्वेश्चन था इसी पे कि हम कौन कौन से स्टडीज़ को यूज़ कर सकते, कौन कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। कुछ मुझे इस क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इफ़ यू रिमेंबर उसमें भी क्लियरली नहीं था, बट वी कैन चूज़ द ऑप्शन। सो बेसिकली दे आर सेइंग कि विच आर रिलेटेड टू इट, अगर आपको क्लियरली मेंशन नहीं है, एंड अगर कहीं से आपको ये भी तो नहीं लग रहा ना कि ये ऑब्जर्वेशन के अलावा कुछ और हो सकता है, सो दिस कैन बी द थिंग। ओके, और एवरी टाइम व्हेन द पेपर मेकर इज मेकिंग द पेपर, वो हर टाइम ऐसा नहीं होता कि वो दूसरों के हिसाब से सोचे, कई बार वो अपने हिसाब से भी चीज़ें सोचते हैं या वो अपने हिसाब से लिख देते हैं। ओके, सो दिस वॉज द आंसर, जो आंसर की में दिया हुआ था, एंड दिस इज हाउ इट इज़। तो ये इसलिए मैंने आपसे बोला कि क्लियरली लिखा नहीं है, बट ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा ना कि कोई, मतलब रिमेंबरिंग द टास्क टू परफॉर्म रिमेंबरिंग द स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क, ये किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में भी मैच तो नहीं कर रहा है ना, इसीलिए इट इज़ गोइंग विद इट। और अगर आप देखोगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग की डेफिनेशंस में, तो आपको ये वाली चीज़ दिख जाएगी, मतलब ये आपको दिख जाएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि आप स्टेप्स रिमेंबर कर रहे हो उसको करने के लिए। ठीक है, ओके। एंड रिमेंबरिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने देखा, सीखा और करा। लर्निंग कई बार होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो मे बी दे हैव रिटन इन दैट वे ऑल्सो। तो इन अ वे जो भी है, जिस भी वे की वजह से, दैट्स वाई दे हैव गिवन दिस ऑप्शन, एंड आई नो मेनी ऑफ यू हैव चूजन बी एंड डी। ओके, ठीक है, तो बहुत कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाला लॉजिक नहीं है इसके पीछे, सिंपल ही लॉजिक है। ओके, क्लियर है? आई होप इट इज़ लिटिल बिट क्लियर। सो दिस इज हाउ द पेपर आर लाइक। बिकॉज वी अज्यूम कि कोई भी डांस स्टेप है, कोई भी परफॉर्मेंस स्टेप है, कोई भी म्यूजिक है, कुछ भी चीज़ है, तो वी डू दैट इन। किसने पूछा था क्वेश्चन ये? इज इट क्लियर? Okay, let's assume it's clear. Let's move on to question number 9. When learning something new impairs the ability to retrieve the information learning earlier is known as this. अब जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन देखा तो इसी क्वेश्चन का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ क्या करी, डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लिया। Why I am getting proactive interference, guys? नई चीज़ कुछ हमने गलत करी है और वो पीछे जाके प्रॉब्लम कर रही है। इट इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन विच इज़ लर्नड अर्लियर, जो मैंने पहले ही करा है। वाई आई एम गेटिंग बी ऑप्शन? रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ बैकवर्ड मूविंग बिकॉज लर्निंग समथिंग न्यू इज इम्पेयरिंग द ओल्ड। दोबारा दिखाऊं ये वाला क्वेश्चन, वॉट वॉज इट? इट वॉज लाइक यू हैड बीन डूइंग दिस एंड नाउ यू स्टार्टेड डूइंग दिस, सो यू आर हैविंग ट्रबल। मीन्स द ट्रबल इज गोइंग फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ओके, बताओ मुझे गाइज, ऐसे मत करो यार, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। रेट्रोएक्टिव एंड इसमें गड़बड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, रेट्रो मतलब पीछे जा रहा है, मतलब आपने कुछ नया लर्न किया है, नाउ इट इज़ हैम्परिंग द लर्निंग, जो आपने पहले याद किया था बहुत साल पहले, वो आपको दिक्कत आ रही है, दैट इज़ द रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वेरी इजी, वी हैव डन इट। तो आइकॉनिक मेमोरी का बताना है, और इकोइक का भी अगर आपको आता है तो वो भी सेंसरी मेमोरी का ही पार्ट है। ठीक है, बोथ आर सेंसरी मेमोरी। चलो, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11।
जैसा मैंने कहा था इसमें भी सिर्फ यू हैव गॉट द लाइक बस डेफिनेशंस और ऐसे ही आएगा, इसमें इससे ज़्यादा नहीं आएगा. Okay. So it was a 2 marker MCQ question. So let's see what is talking about. थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझते हैं. So first they are talking about the Weber's law. ठीक है, Weber's law क्या होता है? Weber's law basically ये कहता है the detection of change in a stimulus is related to the magnitude of the stimulus. मैंने आपको ये बताया था कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 1 चम्मच पानी अगर है, ठीक है, तो उस 1 चम्मच पानी में चीनी को डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान होगा रादर देन अगर 1 ग्लास में पानी है. विच मीन्स दैट कि स्टिमुलस का जो मैग्नीट्यूड है, कितना स्टिमुलस है, 1 चम्मच, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, वो डिसाइड करेगा कि मेरे लिए कितना ज़्यादा चेंज या बदलाव, जिसे हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस करते हैं, वो इसमें आना चाहिए. और अगर मैं आपको बताऊं तो उसका फॉर्मूला मैंने नोट डाउन किया हुआ है. इट वॉज डेल्टा आई डिवाइड बाई आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अब जो के है वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, यस, और इंटेंसिटी बदलेगी, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बदलेगी उतना ज़्यादा ये भी बदलेगा, चाहे कम हो चाहे बढ़े, क्योंकि ये फॉर्मूला है. बिकॉज के को हमें कांस्टेंट रखना है, तो इसीलिए ये हमें बता रहा है. और ये लाइन एक्जैक्टली वहाँ लिखी हुई है, डिटेक्शन ऑफ चेंज इन अ स्टिमुलस इज रिलेटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टिमुलस. दैट्स इट. यही लाइन लिखी है उसमें, और यही ऐसे आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस, मतलब ये स्टिमुलस का मैग्नीट्यूड जितना है वही डिफाइन करेगा कि चेंज कितना होगा, कि मुझे पता चल जाए. स्टीवन पावर लॉ बेसिकली क्या कहता है कि जो सेंसरी मैग्नीट्यूड है इट ग्रोज इन द प्रोपोर्शन टू द फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस रेज टू अ पावर, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है, सो एस इज इक्वल्स टू द परसीव इंटेंसिटी, कि मुझे कितना मीठा या कितना कैसा लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू अगेन के विच इज़ द कॉन्स्टेंट, देन आई मतलब एक्चुअल इंटेंसिटी क्या है, एक्चुअली में कितना मीठा कितना पानी है, उसकी रेस टू द पावर एन था, तो बस यही लिखा हुआ है, रेस टू द पावर को हम यहाँ पे रखते हैं, और फिजिकल इंटेंसिटी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है इसके हिसाब से. एंड दिस गिव्स यू द परसेप्शन. थर्ड जो है वो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है. सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी ये लॉज नहीं है, ये हमने पढ़ी थी अटेंशन परसेप्शन के बाद. सो इट वॉज दैट कि हम किसी वीक स्टिमुलस को भी कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, एंड इट वेरीज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट एज पर द रिस्पॉन्स बायस, कि हम कितने बायस हैं. अगर आपको याद हो हमने क्या किया था, करेक्ट डिसीजन वाला जो हमने पढ़ा था, करेक्ट डिसीजन, ठीक है, राइट एक्सेप्टेंस या फॉल्स डिसीजंस, ये सब जो मतलब सेंसरी डिटेक्शन थ्योरी में, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में पूरा था, हिट, फॉल्स अलार्म्स, वो वाला थ्योरी है. देन फैक्टनर्स लॉ, ये लॉ था विच टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेंसेशन इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ स्टिमुलस. अगेन इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसमें अगेन वही था कि स्टिमुलस परसेप्शन इक्वल्स टू कितना होगा, तो इसे ऐसे याद करते हैं, के, ठीक है, के लॉग, सो के अगेन इज अ कांस्टेंट लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ स्टिमुलस, लॉग एस मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ स्टिमुलस. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. तो जो मैंने पहले भी कहा था मैं दोबारा बोलूँगी, फॉर्मूलेज याद हो जाने चाहिए और डेफिनेशन, दैट्स इट. उसके ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं आने वाला, यही आएगा. सो विच एक्चुअली कम्स आउट टू बी योर सी ऑप्शन. ठीक है ना, क्लियर है सबको? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 देन. Which is the binocular cue for depth perception? So binocular cue is a cue which requires two eyes, और in a way दोनों eyes में उसकी movement होती है. Yes, it's convergence, क्योंकि texture gradient and linear perception clearly binocular cues हैं, and motion parallax तो apparent motion का cue है. Question number 13. While retrieving a long-term memory, bits and pieces of information are gathered from various sources and put back together in a process called what? So ये हमने शायद डायरेक्टली नहीं पढ़ा था, हमने थ्योरीज के फॉर्म में पढ़ा था. आई डोंट नो कि एनीबडी हु रिमेंबर्स दिस. एनीबडी डज तो मुझे बताओ. सो देखो, कंसोलिडेशन होता है याद करना, मतलब चीज़ को याद करना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता.
री इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ को इंटीग्रेट दोबारा से करना, मतलब दोबारा से जोड़, दोबारा से, जैसे आपने जैसे एक फॉर्म से याद किया, उस फॉर्म को चेंज कर देना, उसको दोबारा उसमें वो करना। तो री इंटीग्रेशन ये नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग है। बिकॉज कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम कोई चीज़ नई बनाते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग भी नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टेड में अगर हम रिसर्च मेथड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दैट वी आर फॉर्मिंग समथिंग न्यू, वी आर मेकिंग समथिंग न्यू, कुछ नया नॉलेज है हमारे पास, दैट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग। Question number 14. When monkey A sees monkey B touching 4 pictures, 4 pictures को वो छू रहा है in a certain order, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कि पहले ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये, फिर ये, टू गेन अ बनाना ऑन अ स्क्रीन, एक केले के लिए कि वो स्क्रीन पे आ जाए, तो मंकी ए जो है वो लर्न कर लेता है इवन व्हेन इट इज़ इन अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इमेजेस सारी एक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, एक लाइन में या वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो याद कर लेता है। तो इसे आप क्या बोलोगे? ओके, हाँ, तो जैसे मैंने कहा था, बेंड्यूरा ने भी ये चीज़ मेंशन करी थी, दैट ही वॉज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने कॉग्निटिव इमिटेशन की बात करी। उन्होंने इमिटेट मतलब पता है क्या होता है आपको हिंदी में? नकल करना, एग्जैक्टली वॉट यू हैव डेड। लेकिन कॉग्निटिव इमिशन का है जहाँ पर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। और ये क्यों होगा यहाँ पे? इसका बस एक ही ट्रिक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है बस एक चीज़, दैट इवन व्हेन इट शोज़ अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी बंदर ने इतना दिमाग लगा लिया कि मुझे पहले ये इमेज या ये करनी है। अगर वो एग्जैक्टली करता तो वो वैसे ही 1 2 3 4 करता, वो सीरीज़ नहीं मतलब देख पाता कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉग्निटिव इमिटेशन, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली वो है, MCQ है, एंड इट वॉज अ 1 मार्क का क्वेश्चन। देन वी हैव एन MCQ अगेन, एंड इट्स अ मैच द फॉलोइंग, एंड इट इज़ ऑफ 1 मार्क, क्योंकि शायद उनको लगा ये इजी है। ओके, सो क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है पावलोव ने, यस। अब देखो इसमें हल्का सा ट्रिक, इसमें ऐसे होता है जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में इन्होंने क्या किया है, व्हाट दे हैव डिड, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में ये लोग किसका नाम लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग स्किनर का नाम। आइडियली यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ऐसा, बट ऐसा क्यों है? क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन है वो ट्रायल एंड एरर है, और ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है वो क्लियरली थॉर्नडीक की थी, इसीलिए हम इसको इंस्ट्रूमेंटल या स्लैश ऑपरेंट मान रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इंस्ट्रूमेंटल में यूजुअली थॉर्नडीक को चूज़ करते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, तो दे हैव क्लियर द कन्फ्यूजन नाइसली। देन इनसाइट वाला जो है वो कोलर है, विच कम्स आउट टू बी एन ये ऑप्शन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मेमोरी। मेमोरी को लेके कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें सही है? तो इज एन आर लिखा है तो डेफिनेटली ये MSQ है, एंड इट इज ऑफ 2 मार्क। कई MSQ में बहुत गड़बड़ कर रहे हो, यू रियली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, सो विजुअल मेमोरी जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए रहती है, बिल्कुल सही बात है ये, दिस इज़ वेरी करेक्ट। देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि सेलेक्टिव अटेंशन मूव्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। नहीं बच्चे, अटेंशन किसी भी तरह का मूवमेंट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जाएगा, दिस इज़ नॉट राइट, बी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए दूसरा मैकेनिज्म है, इट इज़ नॉट सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन आपको ये बोलता है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दो, बट दैट डजेंट मीन्स कि उससे वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म में चली जाए, ओके, दैट डू नॉट गारंटी इट। देन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए होती है वाइल बीइंग यूज्ड, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज ये वर्किंग मेमोरी भी कहलाती है। जब भी हम उसको यूज़ करते हैं वर्किंग मेमोरी होती है। द शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, थोड़े समय के लिए ब्रीफ पीरियड के लिए अपने पास रखती है, एंड एट दैट टाइम आपका जो बॉडी होता है, मतलब आपकी जो मेमोरी है वो वर्किंग में होती है। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज दे टॉकिंग अबाउट इकोइक मेमोरी कैपेसिटी जो है वो 2 सेकेंड्स तक लिमिटेड होती है, लेकिन उसकी बट स्मॉलर देन द कैपेसिटी ऑफ आइकॉनिक, लेकिन उसकी आइकॉनिक से कम होती है, ओके।
आई टेल यू, इसमें एक चीज़ मुझे अभी वो लग रही है, जस्ट अ सेकेंड। टिल देन डू क्वेश्चन नंबर 17, मैं बताती हूँ इसका। यस यस, व्हाट वाज समबडी सेइंग? कोई मेमोरी थोड़ी ज्यादा लास्ट लॉन्ग भी होती है ना आइकॉनिक मेमोरी के साथ। हम्म, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी सी एक बार इसका वो। तब तक आप क्वेश्चन 17 करो। इट इज़ अबाउट द पेन गेट कंट्रोल थ्योरी एंड इट इज़ एन MSQ। एक ही ऑप्शन सही है इसमें। यस गाइस, इसमें डी ऑप्शन लिखा हुआ है आंसर की में। आई हैव रिटन इट लाइक दिस। सो इट इज़ रिटन आंसर की में, इसका ऑप्शन यही है। बट दिस इज़ नॉट राइट बिकॉज इकोइक एंड आइकॉनिक दोनों की ही जो होती है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का होता है, राइट? सो दे हैव गिवन द रॉन्ग आंसर की मे बी, एंड इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। एक आधा क्वेश्चन गलत आ जाता है, डोंट वरी। सो A and C इज़ राइट। जिसने भी A and C कहा था उसका सही है। बाकी वट एवर दे हैव गिवन, दीज आर नॉट राइट आंसर्स, ठीक है? सो वील गो विद दैट, वील गो विद द करेक्ट थिंग। नो प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में हो जाते हैं। चले बताओ, क्वेश्चन 17 का आंसर बताओ। ग्रेस मार्क नहीं मिलते हैं क्योंकि आंसर की चैलेंज का क्वेश्चन आता है और बच्चे चैलेंज करते हैं, तो गेट यूजुअली चेंज, मतलब पेपर ऐसे क्वेश्चन चेंज करता नहीं है। बहुत मतलब एक आधा क्वेश्चन, जैसे हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था जिसमें आंसर की गलत थी। तो बट ऐसा हो जाता है, बट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं होते, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर ज़्यादा होते तो लोग फिर मतलब अपना जो जब उसका टाइम मिलता है करेक्शन का वो फिल करते हैं और क्वेश्चन का आंसर की चेंज हो जाती है। बट अगर चेंज नहीं होती है तो यू डोंट गेट मार्क्स, ठीक है? अगर मार्क्स होता है तो वो आंसर की में मेंशन होता है, ठीक है? तो इसका आंसर सही बोला है सब लोगों ने शायद, मतलब काफ़ी लोगों ने। पहला है गेट इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत है। मैंने ये बार बार बताया था कि गेट जो है एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। एक्टिविटी ऑफ गेट कैन नॉट बी क्लोज बाय नॉन पेन सिग्नल्स, ये बिल्कुल गलत है, जबकि हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था हमें चोट लगती है तो हम ऐसे रब करते हैं हाथ को, वो एक नॉन पेन सिग्नल्स है, उसकी वजह से वो प्लेट क्लोज हो जाता है। देन सब्सटेंस पी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है और कोई न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं करता थ्रू स्पाइनल गेट, ये बिल्कुल गलत बात है बिकॉज सब्सटेंस पी जो है वो एक एक्साइटेटरी न्यूरोपेप्टाइड है और वो जाके क्या करता है, बेसिकली वो सी फाइबर के पेरिफेरी से आता है। एंड व्हाट इट डज, इट एक्चुअली इन्फ्लेमेट यू द थिंग, या जो भी डैमेज हुआ है, क्या लिखा है, हाँ, वेजोडाइलेशन होता है, इन्फ्लेमेशन है या फिर पेन है, ऐसी चीज़ें आपके बॉडी को बताता है कि ये सब हो रहा है, तो डेफिनेटली वो काम तो करता है। एंड द लास्ट इज टॉकिंग अबाउट पेन सिग्नल मस्ट पास थ्रू अ गेट लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, डेफिनेटली कि जो भी पेन सिग्नल है उन्हें एक गेट जो कि स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड है वहाँ तक जाना चाहिए, तभी आपको पेन फील होता है। So this is the question 15, and with this we have done all the questions, all the PYQs of Unit 4. We'll come with the Unit 5 super soon. Thank you.